तारीख 29 अक्टूबर 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के 5 दिन बाद भाजपा और शिवसेना के प्री पोल अलायंस को बड़ा बहुमत मिला। दिवाली के 3 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पत्रकारों के लिए एक बड़े जलसे का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम पूरी तरह से फॉर्मल था, इसलिए सबके माइक और कैमरे बाहर ही रखवा दिए गए थे। मगर पत्रकारों में तरह तरह के पकवानों की जगह खबर की भूख ज्यादा थी, क्योंकि नतीजे आए 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये साफ नहीं हो पा रहा था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी पदों और जिम्मेदारियों का बराबर बंटवारा, ये एक ऐसी लाइन थी जिस पर सारा पेच फंस रहा था। शिवसेना ने ये राग छेड़ दिया था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी 2.5 साल के लिए बराबर बराबर बटेगी। फिर भी इस आयोजन को देखकर ऐसा लग रहा था कि भाजपा और शिवसेना के बीच बात बनती दिख रही है और फडणवीस जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जलसे में आखिरकार वो घड़ी आई। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सवाल पूछ ही लिया। जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि हमने कभी भी शिवसेना को 2.5 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी शेयर करने का आश्वासन नहीं दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद उनकी तरफ से ये प्रस्ताव जरूर आया था, लेकिन मेरे सामने कभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। हो सकता है पार्टी हाईकमान और उद्धव ठाकरे के बीच हुई हो। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा से ही होगा और वो खुद होंगे, जैसा कि चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। पत्रकारों की भूख अब मर चुकी थी। बाहर उनका पूरा सेटअप तैयार था। वो बाहर निकले और फिर टीवी पर खबर ब्रेक हुई। शिवसेना को समझ आ गया था कि अब दाल नहीं गलने वाली। अगले ही दिन संजय राउत ने सामना के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो दिखाया। वीडियो में फडणवीस कहते हैं, हमारे बीच कुछ मुद्दों को लेकर जरूर थोड़े मतभेद हैं, लेकिन हम दोनों पार्टियां हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करती हैं। छोटे सहयोगियों की सीटों को छोड़कर विधानसभा में हम बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही हमारे बीच पद और जिम्मेदारियां भी बराबर बराबर बटेगी। काही मुद्द्यांवर आमच्यामध्ये मतभेद झाले असतील, परंतु सैद्धांतिकदृष्ट्या हे दोन्ही पक्ष हिंदुत्ववादी पक्ष आहेत। त्यामुळे पुन्हा सरकारमध्ये आल्यानंतर पद आणि जबाबदाऱ्या याची समानता राखण्याचा देखील आम्ही निर्णय केलेला आहे आणि त्या दृष्टीनं जे पद आणि जबाबदाऱ्या ज्या सांभाळण्यात येतील त्याही समान पद्धतीनं सांभाळण्यात येतील। वीडियो रोकते हुए संजय राउत ने कहा कि जब फडणवीस खुद कह रहे हैं कि पद और जिम्मेदारियां बराबर बराबर बटेगी, तो ये बात मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी लागू होती है। फडणवीस अब अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं। हमारा इतना ही कहना था, जो मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे कि 50-50 की बात तय नहीं हुई थी, 2.5 साल का फॉर्मूला तय नहीं हुआ था और मुझे मालूम नहीं इस बारे में। उद्धव साहब का कहना है इस प्रकार की बातचीत हुई थी, इस प्रकार की कमिटमेंट है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अब ये साफ हो चुका था कि भाजपा और शिवसेना के गठबंधन की सरकार नहीं बनने जा रही। साथ ही शरद पवार के नेतृत्व में कांग्रेस के समर्थन से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात आगे बढ़ चुकी थी। देवेंद्र फडणवीस ने आखिरकार इस्तीफा दिया और भाजपा और शिवसेना के बीच 2.5 दशक के रिश्ते का एक कड़वा अंत हुआ। मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ मुख्यमंत्री का पद बराबर बराबर ना बांटने की वजह से ही भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूटा, या इसके पीछे वजह कुछ और भी थी? इस वीडियो में बात होगी इन्हीं सवालों पर कि आखिर क्यों एक ही विचारधारा वाली ये दो पार्टियां एक दूसरे से अलग हो गईं और मुख्यमंत्री की कुर्सी के अलावा पिछले 2 दशकों की वो कौन कौन सी घटनाएं रहीं जिनकी वजह से इन दोनों दलों में इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई, जिसे अब पाट पाना मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव, और ये किस्सा है शिवसेना और भाजपा के प्यार और तकरार का। सबसे पहले बात करते हैं इस रिश्ते की शुरुआत की। शिवसेना और भाजपा का गठबंधन पूरी तरह से एक विचारधारा का गठबंधन था।
बाल ठाकरे ने 1966 में शिवसेना की नींव रखी थी। इनके एजेंडा में मराठियों और हिंदुत्व का मुद्दा सबसे प्रमुख था। 80 और 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन चरम पर था तो भाजपा महाराष्ट्र में भी अपने लिए स्पेस तलाश रही थी। शिवसेना को भी एक ऐसे साथी की जरूरत थी जिनके साथ मिलकर वो महाराष्ट्र की सत्ता हासिल कर सके। 1984 में पहली बार शिवसेना के दो नेता भाजपा के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़े। इसमें एक बड़े चेहरे थे मनोहर जोशी, जो कि आगे चलकर महाराष्ट्र से शिवसेना खेमे के पहले मुख्यमंत्री भी बने। मगर साल 1989 में पहली बार दोनों पार्टियों के बीच प्रॉपर गठबंधन बना। इसे महायुति नाम दिया गया। भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर एक उभरती हुई पार्टी थी, तो वहीं शिवसेना क्षेत्रीय स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। इस गठबंधन को बनाने में प्रमोद महाजन की सबसे बड़ी भूमिका थी। बाल ठाकरे के साथ उनके व्यक्तिगत रिश्तों की वजह से ही यह गठबंधन बन पाया था। बाल ठाकरे के लिए प्रमोद महाजन सबसे भरोसेमंद आदमी थे। जब भी उन्हें भाजपा के किसी निर्णय से असंतोष होता था तो वो प्रमोद महाजन से ही बात करते थे। प्रमोद महाजन की सलाह पर अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जैसे शीर्ष नेता खुद बाल ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचते थे। बाल ठाकरे ये चाहते थे कि उनकी पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराष्ट्र से आगे भी अपना विस्तार करे, लेकिन वो प्रमोद महाजन ही थे जिन्होंने उनको मनाए रखा। महाजन को पता था कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर शिवसेना ने अपना विस्तार शुरू कर दिया तो केंद्र में भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी होगी। इसलिए उन्होंने बाल ठाकरे को हमेशा ये भरोसा दिलाए रखा कि महाराष्ट्र में बाल ठाकरे ही हमेशा बड़े भाई की भूमिका में होंगे। जितेंद्र दीक्षित अपनी किताब बॉम्बे आफ्टर अयोध्या में लिखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब भी बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र से बाहर जाकर जनसभा करने की इच्छा जताई, प्रमोद महाजन ने इंटेलिजेंस इनपुट का हवाला देते हुए बताया कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें रुकने के लिए मनाया। महाजन की इस दलील पर बाल ठाकरे अपना कार्यक्रम कैंसिल कर देते थे। हालांकि एक मुद्दे पर शिवसेना का स्टैंड बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल था। वो था भारत में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। 1998 में जब केंद्र में अटल जी की सरकार थी तो फिरोज शाह कोटला में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना था। तब शिवसेना ने कोटला की पिच को खुदवा दिया था। इससे पहले भी 1991 में शिवसेना ने भारत पाकिस्तान मैच से पहले वानखेड़े की पिच भी खुदवा दी थी। तब केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। वापस चलते हैं 1989 पर, जब दोनों पार्टियों के बीच पहला गठबंधन बना। 1990 में जब पहली बार दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, तब महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 183 सीटें शिवसेना ने अपने पास रखीं और 105 सीटें भाजपा को दी। बाद में अन्य छोटे दलों के जुड़ने के बाद दोनों ने अपने अपने कोटे से उन्हें सीटें दी। हालांकि पहले चुनाव में यह गठबंधन सिर्फ 94 सीटें ही जीत पाया। फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और शरद पवार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव में शिवसेना ने 52 और भाजपा ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की थी, मगर भाजपा का स्ट्राइक रेट शिवसेना से बेहतर रहा। 90 की शुरुआत में महाराष्ट्र सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा था। 1992 के मुंबई बम ब्लास्ट और 1993 के दंगों ने महाराष्ट्र की पूरी राजनीति ही बदल कर रख दी। दंगे में लगभग 900 लोगों की मौत हुई, जिसमें दोनों समुदायों के लोग शामिल थे। हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे महायुति के लिए ये हिंसा खाद पानी की तरह साबित हुई। 1995 में जब अगला विधानसभा चुनाव हुआ तो महायुति 138 सीटें जीतकर बहुमत से सिर्फ 6 सीटें दूर रह गई। उस चुनाव में शिवसेना ने 73 और भाजपा ने 65 सीटों पर जीत दर्ज की थी। खैर, बचे हुए 6 विधायकों का जुगाड़ भी कर लिया गया और इस तरह भाजपा शिवसेना ने कांग्रेस के कुछ बागी विधायकों को तोड़कर पहली बार प्रदेश में सरकार बनाई। शिवसेना की तरफ से मनोहर जोशी इस गठबंधन के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए, जो अगले 4 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहे। फिर 1999 विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले बाल ठाकरे ने अपने सबसे वफादार नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया। शायद ये बाल ठाकरे की बहुत बड़ी गलती थी, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे।
खैर 1999 विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा और कांग्रेस ने फिर से महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी की और अगले 15 सालों तक दोनों पार्टियां सत्ता सुख से दूर रहीं। 2014 लोकसभा चुनाव में पहली बार एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। महाराष्ट्र में भी इनका प्रदर्शन शानदार रहा। भाजपा ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की। जीती गई सीटों के मामले में पहली बार भाजपा शिवसेना से ऊपर थी। केंद्र में सरकार बनने के बाद शिवसेना को यह उम्मीद थी कि उन्हें कैबिनेट में बड़े मंत्रालय मिलेंगे, मगर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। बाल ठाकरे की मौत के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव था, इसलिए उद्धव ठाकरे के सामने अब कई बड़ी चुनौतियां थी। इस लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। उद्धव ठाकरे 160 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अड़ गए। वहीं देवेंद्र फडणवीस 130 सीटों की मांग पर अड़े रहे। उद्धव ने अन्य छोटे दलों को भी अपने कोटे से 18 सीटें देने की बात कहकर अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। ये पहली बार था जब शिवसेना थोड़ी डरी हुई थी और भाजपा अब बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती थी। आखिरकार सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी और पहली बार दोनों पार्टियों का 2 दशक पुराना गठबंधन टूट गया। 2014 का विधानसभा चुनाव भाजपा और शिवसेना ने अकेले ही लड़ा, लेकिन भाजपा ने अकेले लड़ते हुए भी शिवसेना से लगभग 2 गुनी सीटें जीती। भाजपा ने 122 और शिवसेना ने सिर्फ 63 सीटों पर जीत दर्ज की। बहुमत से 22 सीटें दूर रह गई भाजपा को शरद पवार का समर्थन मिला। पवार ने बिना शर्त बाहर से समर्थन देते हुए भाजपा को सरकार बनाने में मदद की। पवार ने भाजपा को समर्थन देते हुए कहा था कि हमारे वैचारिक मतभेद अब भी हैं, लेकिन महाराष्ट्र के हित को देखते हुए हम उन्हें बाहर से समर्थन देकर सरकार बनाने में मदद कर रहे हैं। भाजपा और एनसीपी की ये दोस्ती शिवसेना के लिए एक बड़े खतरे की तरह थी और शिवसेना को इतने सालों बाद मिली सत्ता से दूर रहना भी रास नहीं आ रहा था। ऐसे में सरकार बनने के 2 महीने बाद ही एकनाथ शिंदे ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद से इस्तीफा दिया और उद्धव भाजपा को अपना समर्थन देकर महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। दोनों पार्टियां साथ तो आ गई थी, लेकिन अब दोनों में एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये रिश्ते 2014 से ही खराब होने शुरू हुए थे। इस दुश्मनी के बीज तो 1 दशक पहले ही पड़ने शुरू हो चुके थे। इसके लिए चलना होगा साल 2004 में। भाजपा के साथ शिवसेना के रिश्ते उसी दिन से बिगड़ने शुरू हो गए जिस दिन से उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली थी। तभी प्रमोद महाजन भी लोकसभा चुनाव 2004 के लिए महाराष्ट्र के स्टेट इंचार्ज बनाए गए थे। प्रमोद महाजन ने 2006 में अपनी मौत से कुछ दिनों पहले सामना के पत्रकार को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने इस तकरार पर खुलकर बात की थी। जितेंद्र दीक्षित अपनी किताब 35 डेज हाउ पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र चेंज्ड फॉरएवर इन 2019 में लिखते हैं कि सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके प्रेम शुक्ला बताते हैं कि एक बार वो प्रमोद महाजन का इंटरव्यू करने गए। प्रमोद महाजन ने पूछा कि आप ये इंटरव्यू कहां पब्लिश करेंगे। प्रेम शुक्ला ने कहा, जाहिर सी बात है सामना में ही करूंगा। महाजन ने कहा कि उद्धव आपको ये इंटरव्यू कभी भी पब्लिश नहीं करने देंगे। आगे उन्होंने बताया कि 2004 लोकसभा चुनाव के बाद से ही उद्धव के साथ उनकी बातचीत बंद है। उद्धव उनका फोन तक नहीं उठाते। प्रमोद महाजन के बाद भाजपा की स्टेट लीडरशिप में आगे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो बाल ठाकरे या उद्धव ठाकरे का इतना भरोसेमंद रहा हो। भाजपा और शिवसेना के बीच कोल्ड वॉर किस कदर बढ़ रही थी, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उद्धव ने गठबंधन में रहते हुए भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को हमेशा अपने रडार पर रखा। 2014 विधानसभा चुनाव के बाद वापस गठबंधन में शामिल होने के कुछ ही दिनों बाद उद्धव ठाकरे ने भाजपा की आलोचना करनी शुरू कर दी थी। उद्धव ने महाराष्ट्र में यूपीए की हार के पीछे मोदी लहर के होने से इनकार किया था। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा चुनाव में वोट किया। दिल्ली की जनता ने दिखा दिया है कि ये सुनामी किसी भी लहर से ज्यादा बड़ी है। इसके तुरंत बाद ही
भाजपा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी। भाजपा की मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा था कि मैं उद्धव ठाकरे के इस बयान से काफी आश्चर्यचकित हूं। अगर वो हमारे शीर्ष नेताओं को टारगेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें स्टेट और सेंटर दोनों जगह सरकार से अलग होने की हिम्मत दिखानी चाहिए। इस दुश्मनी की कहानी आगे बढ़े इससे पहले शिवसेना के दो फाड़ होने की कहानी जाननी भी जरूरी है, और तब भी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे ही थे। शिवसेना में बाला साहब ठाकरे के बाद एक और बड़ा नेता था, वो थे राज ठाकरे। राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के भतीजे थे, बिल्कुल बाला साहब की तरह ही गरम मिजाज। राज ठाकरे की आक्रामकता को देखकर लगता था कि वही आगे चलकर बाला साहब के उत्तराधिकारी बनेंगे। राज ठाकरे ने उद्धव से काफी पहले ही सक्रिय राजनीति शुरू कर दी थी। महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र दीक्षित अपनी किताब सबसे बड़ी बगावत में लिखते हैं कि राज ठाकरे जब पार्टी के लिए अहम जिम्मेदारियां संभालने लगे थे तब तक उद्धव सिर्फ जनसभाओं में आकर फोटो खिंचवाने में मशगूल रहते थे। राज ठाकरे को पार्टी के यूथ विंग्स की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन एक मामले ने राज ठाकरे की सियासत को ऐसा ग्रहण लगाया जिसकी वजह से शिवसेना में राज ठाकरे बनाम उद्धव ठाकरे शुरू हो गया। यह मामला राज ठाकरे के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यह मामला था रमेश कीणी की रहस्यमयी मौत का। इस मामले में राज ठाकरे का नाम जुड़ा, जिसके चलते सीबीआई उनसे घंटों पूछताछ किया करती थी। हालांकि राज ठाकरे को इसमें क्लीन चिट जरूर मिली, लेकिन बाला साहेब ठाकरे और राज ठाकरे में इस मामले के बाद एक दरार पड़नी शुरू हो चुकी थी, जिसके चलते शिवसेना में उद्धव वर्सेस राज ठाकरे शुरू हो गया। 2003 में पार्टी के एक अधिवेशन में उद्धव ठाकरे को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया। इसका प्रस्ताव भी खुद राज ठाकरे को रखना पड़ा, क्योंकि तब तक पार्टी सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे ही थे। इस घटना के बाद बाला साहेब पर पुत्र मोह का भी आरोप लगा। राज ठाकरे के रहते हुए पार्टी ने 2004 में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन राज ठाकरे के करीबियों को उद्धव ने टिकट देने में काफी कंजूसी की। इस बात से नाराज राज ठाकरे ने 2005 में अपने घर कृष्ण कुंज पर एक बैठक बुलाई और शिवसेना छोड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी छोड़ते हुए राज ठाकरे ने उद्धव पर हमला बोला, लेकिन ये भी कहा कि बाला साहेब ठाकरे उनके लिए अब भी देवता समान है। साल 2006 की एक रैली में राज ठाकरे ने मनसे यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की। इसमें उन्होंने जोर दिया कि मराठियों के मुद्दों को लेकर मनसे ही सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि शिवसेना अब मराठियों की बात नहीं करती। पार्टी गठन के कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र में कई जगहों पर मनसे कार्यकर्ताओं ने बिहार और यूपी के लोगों पर हमले किए। इसमें कुछ मौतें भी हुईं और बड़ी संख्या में उत्तर भारत के लोगों को महाराष्ट्र से पलायन करना पड़ा। जितेंद्र दीक्षित अपनी किताब सबसे बड़ी बगावत में लिखते हैं कि इन घटनाओं के बाद विलासराव देशमुख की अगुवाई वाली कांग्रेस एनसीपी सरकार ने मनसे के प्रति नरम रवैया अपना लिया। विरोधी दलों को ये अच्छे से पता था कि अगर मनसे मजबूत हुई तो वो शिवसेना के ही वोट काटेगी। 2009 के विधानसभा का नतीजा भी ऐसा ही हुआ। इस चुनाव में मनसे ने 13 सीटें जीती, लेकिन उनकी उम्मीदवारी के कारण बड़ी संख्या में शिवसेना के वोट कटे और उसे कई सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद से उद्धव और राज ठाकरे के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। अब आते हैं 2019 विधानसभा के नतीजों पर। 2014 के बाद से ही भाजपा शिवसेना के रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी थी, लेकिन फिर भी दोनों पार्टियों ने 2019 का विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। 3 निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन से ये संख्या 105 हो गई। उधर शिवसेना 56 सीटें जीतकर दूसरे, एनसीपी 54 सीटों के साथ तीसरे और कांग्रेस 44 सीटें जीतकर चौथे नंबर पर रही। चूंकि भाजपा और शिवसेना के बीच प्री पोल अलायंस था, तो ये माना जा रहा था कि प्रदेश में एक बार फिर से महायुति की ही सरकार बनेगी और इनके पुराने गठबंधन नियम के अनुसार जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी उसका ही मुख्यमंत्री बनेगा। मगर इस बार शिवसेना बिल्कुल भी
मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के मूड में नहीं थी, जिसका सबसे पहला हिंट एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने दिया। मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र दीक्षित अपनी किताब 35 डेज हाउ पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र चेंज्ड फॉरएवर में लिखते हैं कि नवाब मलिक जीतने के बाद अपने समर्थकों के साथ अपने घर पर मौजूद थे। यूपीए की हार लगभग तय हो चुकी थी। वो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे कि इस बीच उन्हें एक कॉल आता है। साइड में जाकर वो लगभग 5 मिनट किसी से बात करते हैं, लेकिन लौटकर वो एक ऐसी बात कह देते हैं जिससे वहां मौजूद सभी लोग बिल्कुल सन्न रह जाते हैं। नवाब कहते हैं कि अगर शिवसेना चाहे तो वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहां सारे विकल्प खुले हैं। ये बयान बहुत ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि यूपीए की दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी शिवसेना के बिल्कुल विपरीत थी। शिवसेना भी भाजपा की तरह ही हिंदुत्व के एजेंडा को लेकर चलने वाली पार्टी थी। वहीं कांग्रेस और एनसीपी दोनों दल इस एजेंडा से इतर काम करते हैं। बीते 2 दशकों में शिवसेना की सारी राजनीति ही शरद पवार के खिलाफ थी, जो अब किंग मेकर की भूमिका में थे। नवाब के इस बयान के बाद सारा खेल शुरू हो जाता है। लोगों को अब तक लग रहा था कि इस नतीजे के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और पहली बार विधायक बने आदित्य ठाकरे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नवाब के बयान के बाद पत्रकारों ने उद्धव ठाकरे की भी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, मगर उद्धव ने कहा कि वो किसी जल्दबाजी में नहीं है, वो लालची नहीं है और सत्ता पाने के लिए नियम से परे जाकर कुछ भी नहीं करेंगे। मगर भविष्य के गर्भ में जो चीजें थीं, वो महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। उद्धव को किंग बनाने की जिम्मेदारी अब भारतीय राजनीति के सबसे अनप्रेडिक्टेबल चाणक्य शरद पवार के हाथों में थी। जैसा कि राजनीति विकल्पों का खेल है, सब अपने अपने जुगाड़ में लग चुके थे। कांग्रेस का समर्थन लेकर उद्धव को मुख्यमंत्री बनाने की कमान अब शरद पवार के हाथों में थी। 2014 के बाद जांच एजेंसियों ने जिस तरह से पवार पर शिकंजा कसा था और उनकी पार्टी सिर्फ परिवार तक सीमित होती जा रही थी, शरद पवार के पास भाजपा से बदला लेने का ये सबसे बढ़िया मौका था। शरद पवार ने 2014 विधानसभा नतीजों के बाद अल्पमत वाली भाजपा को बिना शर्त अपना समर्थन देकर सरकार चलाने में मदद की थी, लेकिन बीते 2-4 सालों में जो उन्होंने झेला था, वो जख्म अभी भी गहरे थे। शिवसेना की तरफ से संजय राउत इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे थे। शरद पवार से लगातार उनकी मुलाकात हो रही थी, लेकिन मीडिया के सवाल पर वो इसे एक शिष्टाचार युक्त मुलाकात ही बता रहे थे। दूसरी तरफ उद्धव और शिवसेना के बाकी नेता देवेंद्र फडणवीस पर आक्रामक थे। आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिल पाएगा मुख्यमंत्री पद? हाँ तो ठीक है, उनको मिलने वाला है क्या? 105 विधायकों का समर्थन से अगर किसी को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद मिलता है तो मुझे एक बार संविधान की किताब देखनी पड़ेगी। फडणवीस समझ चुके थे कि मामला अब उनके हाथ से बाहर जा चुका है। आने वाले इस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने दिल्ली की उड़ान भरी। दिल्ली में फडणवीस ने पार्टी हाईकमान से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद जब वो बाहर निकले तो उससे साफ पता चल रहा था कि उन्हें इसका हल अब खुद ही ढूंढना पड़ेगा। सत्ता के समीकरण में कौन क्या कह रहा है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र को नई सरकार की जल्द से जल्द आवश्यकता है और जल्द से जल्द नई सरकार बनेगी। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। असल में 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन के बाद भाजपा को लग रहा था कि वो अकेले ही महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो सकती है, और पिछले 5 सालों में शिवसेना के साथ चले आ रहे विवाद के चलते भी 2019 के चुनाव आते आते भाजपा का शिवसेना से मोह भंग हो चुका था, क्योंकि 2017 के निकाय चुनाव में भी इन दोनों पार्टियों ने अलग लड़कर एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी थी। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वालों के मुताबिक भाजपा ये चुनाव अकेले ही लड़ना चाहती थी, मगर फडणवीस ने अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें शिवसेना के साथ गठबंधन के लिए मनाया। इसलिए जब स्थिति बिगड़ी तो उन्हें अब सब कुछ खुद ही संभालना था। इस बीच समय बीता जा रहा था और फडणवीस को कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी।
आरएसएस भी इस मामले में नहीं पड़ना चाह रही थी। अब बिल्कुल अकेले पड़ गए फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के बाद फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा कि मैं किसी को भी झूठा नहीं कह रहा, लेकिन ये सच है कि मेरी मौजूदगी में 2.5 साल मुख्यमंत्री पद शेयर करने पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। अगर हमारे बीच कोई गलतफहमी थी तो हम बात करके उसे दूर कर सकते थे। जहां तक 2.5 साल के मुख्यमंत्री का सवाल है, मैं वापस स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैंने पहले भी ये कहा है, पूरी चर्चा में मैं था। मेरे सामने कभी भी 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद पर फैसला नहीं हुआ। हमने अपनी ओर से लगातार ये प्रयास किया कि उनके साथ वार्ता हो। वार्ता उन्होंने तोड़ी। हमने फोन पर बात करने के प्रयास किया, संदेशा देकर प्रयास किया। उन्होंने हमसे फोन पर भी बात करना गवारा नहीं समझा और पिछले 15 दिनों में दिन में 3 बार कांग्रेस और एनसीपी के साथ वो बातचीत करते हैं, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने की फुर्सत उनके पास नहीं है। उद्धव ठाकरे अपने घर पर बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। फडणवीस की बात सुनकर वो खींच गए और उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। जब वो शिवसेना भवन के हॉल में घुसे तो उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उद्धव ने कहा कि उन्हें झूठा बोला गया है, जबकि उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव कहते हैं कि मेरे पिताजी के कमरे में ही अमित शाह ने मेरे इस प्रस्ताव पर सहमती जताई थी। मग त्याच्यानंतर ते आले, मातोश्रीवरती आले, शिवसेना प्रमुखांची जी खोली आहे त्या खोलीमध्ये ते आणि मी बसलो होतो। त्यावेळेला मला ते म्हणाले की उद्धवजी, मैंने तय किया है, मेरे समय में ये जो हमारा रिश्ता था वो बिगड़ गया, अब मेरे ही कार्यकाल में इसे मैं ठीक करना चाहता हूँ। म्हटलं अमित भाई, तुम्ही एवढं म्हटलं मला पुरेसं आहे, पण हे जे काय आपलं ठरलेलं आहे ते कृपा करून आपल्या लोकांना सांगा। उद्धव के इस बयान के बाद शीर्ष नेतृत्व को यह समझ आ गया था कि अब शिवसेना के साथ सरकार बना पाना संभव नहीं है। इसलिए जब राज्यपाल कोश्यारी ने सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिया तो सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही भाजपा ने जवाब दे दिया कि वो सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना संख्या बल नहीं है। अपोजिशन में बैठने को तैयार है, लेकिन जो बात तय हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था 50-50 फॉर्मूला वाला, 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद बांटने के लिए, वो देने को तैयार नहीं। आप उससे समझ सकते हैं किसके दिमाग में क्या था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन गठबंधन टूटने की ये सिर्फ अकेली वजह नहीं थी। तो अब जानते हैं उन वजहों को जिनकी वजह से ये गठबंधन टूटा। राजनीतिक विश्लेषकों और पत्रकारों का मानना था कि अगर भाजपा हाईकमान चाहती तो ये स्थिति बदल भी सकती थी। फडणवीस को अकेले ही सब करना पड़ रहा था, शायद इसलिए भी कि उन्होंने ही शीर्ष नेतृत्व को शिवसेना के साथ गठबंधन के लिए राजी किया था। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह एक ही समय पर चुनाव हुए थे। दोनों ही जगह हंग असेंबली थी, लेकिन अमित शाह हरियाणा जैसे छोटे राज्य में तो पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के मामले में सारा भार फडणवीस के कंधों पर ही था। महाराष्ट्र चुनाव की रणनीति बनाते वक्त शीर्ष नेतृत्व ने फडणवीस को खुली छूट दी थी। टिकट वितरण में भी उन्हें अपना निर्णय लेने की पूरी छूट थी, इसलिए इससे निपटने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से ही उनके ही कंधों पर थी। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि इस गठबंधन के टूटने की सबसे बड़ी वजह ईगो क्लैश रही, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह थी शिवसेना का लगातार कमजोर होते जाना। भाजपा के साथ बराबर सीटों पर लड़कर भी शिवसेना महाराष्ट्र में पिछड़ रही थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अकेले लड़कर भी शिवसेना से दोगुनी सीटें जीती थी। इसका मतलब सीधा था कि प्रदेश के अंदर हिंदुत्व के नाम पर भाजपा की स्वीकार्यता ज्यादा बड़ी थी। 2014 की विधानसभा के परिणाम से उत्साहित भाजपा ने बीएमसी चुनाव में शिवसेना से ज्यादा सीटों की डिमांड की। शिवसेना को यह मंजूर बिल्कुल नहीं था। 2017 के निकाय चुनाव में गठबंधन होने के बावजूद दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। बीएमसी का चुनाव एकदम टक्कर का रहा था, जिसमें शिवसेना ने भाजपा से सिर्फ 2 ही सीटें ज्यादा जीती थी। इसी तरह प्रदेश के कई निकाय चुनावों में भी अलग लड़ते हुए भाजपा ने शिवसेना से बेहतर प्रदर्शन किया था। शिवसेना को ये आभास हो चला था कि अगर वो भाजपा के साथ ही आगे बढ़ते हैं
तो उनकी अपनी राजनीतिक जमीन कमजोर होती चली जाएगी। साथ ही ये भी समझ आ गया था कि भाजपा अगर इसी तरह मजबूत होती गई तो शिवसेना काफी कमजोर हो जाएगी। इसलिए अब शिवसेना की कोशिश एंटी भाजपा पॉलिटिक्स में स्पेस बनाकर ना सिर्फ भाजपा को सत्ता से दूर रखना था, बल्कि खुद भी सत्ता में बने रहना था। भाजपा और शिवसेना भले ही गठबंधन में रहे हों, लेकिन ये पार्टियां 2014 से 2019 के बीच गठबंधन धर्म से कोसों दूर रहीं। 2014 से 19 के बीच भले ही दोनों दल एक साथ रहे हों, लेकिन शिवसेना भाजपा पर किसी न किसी तरह से हमलावर जरूर रही। शिवसेना के मुखपत्र सामना में हर रोज भाजपा की आलोचना होती रही। इस गठबंधन को नुकसान पहुंचाने में एक और बड़े फैक्टर थे नारायण राणे। राणे एक समय पर बाल ठाकरे के सबसे वफादार थे। वो 90 के दशक में शिवसेना के सबसे मजबूत स्तंभ थे। 1995 में बाल ठाकरे ने उन्हें राजस्व मंत्री और 1999 में मुख्यमंत्री भी बनाया था। उद्धव ठाकरे के कमान संभालने के बाद 2004 में शिवसेना भाजपा गठबंधन को बुरी तरह हार मिलने के बाद राणे ने शिवसेना से अलग होने का फैसला किया और हार का सारा ठीकरा उद्धव ठाकरे के टिकट बंटवारे पर फोड़ दिया। शिवसेना छोड़ राणे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन राणे के हाथ निराशा ही लगी। इसके बाद राणे ने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष, और उन्होंने एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई और वो भाजपा के समर्थन से राज्यसभा में चले गए। 2019 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे भी कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गए। अब उद्धव के राजनीतिक दुश्मन भाजपा के दोस्त बन चुके थे। भाजपा ने इस चुनाव में नीतीश राणे को कनकवली सीट से मैदान में उतारा। शिवसेना को भाजपा का ये फैसला रास नहीं आया। शिवसेना ने राणे की राह मुश्किल करने के लिए उनके खिलाफ अपनी पार्टी से ही एक उम्मीदवार उतार दिया। हालांकि नीतीश राणे चुनाव तो जीत गए, मगर भाजपा में उनके होने से शिवसेना की नाराजगी ने भी इस गठबंधन को खासा नुकसान पहुंचाया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हुए 2018 उपचुनाव में भी दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई थी। पालघर से भाजपा सांसद चिंतामणि वंगा की मौत के बाद हुए उपचुनाव में भाजपा ने राजेंद्र गावित को टिकट दिया। शिवसेना ने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ चिंतामणि वंगा के बेटे श्रीनिवास वंगा को ही मैदान में उतार दिया। वंगा चुनाव तो जीते, लेकिन इससे भाजपा और शिवसेना के बीच तल्खियां काफी बढ़ गईं। शिवसेना की भाजपा से नाराजगी का एक कारण यह भी था कि भाजपा के साथ सत्ता में होने के बावजूद भी शिवसेना के मंत्री और विधायक सत्ता सुख से दूर थे। सत्ता का नियंत्रण हमेशा नौकरशाहों के ही हाथ में होता है। यह भी सच है कि नौकरशाह हमेशा टॉप लीडर के वफादार होते हैं, और इस केस में टॉप लीडर फडणवीस थे। फडणवीस भी ये बात अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए फडणवीस ने इस मंत्रालय में अपने पसंदीदा अधिकारियों की नियुक्ति कराई, जो सीधा उन्हें ही रिपोर्ट करते थे। मामला तब और बिगड़ गया जब फडणवीस ने एक पुलिस अधिकारी ब्रजेश सिंह को DGIPR यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के पद पर नियुक्त किया था, जबकि इससे पहले इस पद पर किसी IAS अधिकारी को ही नियुक्त किया जाता था। किसी भी मंत्रालय से जारी प्रेस नोट या विज्ञापन को ब्रजेश सिंह के कार्यालय से पास होना जरूरी था। इससे शिवसेना के मंत्री काफी असहज रहते थे। अधिकारियों के जरिए फडणवीस का इन मंत्रालयों पर सीधा नियंत्रण था। एक कैबिनेट मीटिंग में शिवसेना के मंत्रियों ने हर विभाग के लिए बिल्कुल स्वतंत्र PRO आवंटित करने की डिमांड भी की। कैबिनेट में इसे मंजूरी भी मिल गई, मगर नियुक्ति नहीं की गई। मंत्रियों की तरफ से जिन नामों के सुझाव दिए गए थे उसे खारिज कर दिया गया। इन घटनाओं से भी शिवसेना के अंदर भारी नाराजगी थी। भाजपा शिवसेना के अलगाव का एक और बड़ा कारण था BMC। BMC इस देश की सबसे बड़ी सिविक बॉडी है। 30,000 करोड़ के बजट वाली BMC शिवसेना के लिए फंड का सबसे बड़ा सोर्स था। 2017 में भाजपा ने सीधी शर्त रख दी थी कि वो तभी साथ चुनाव लड़ेंगे जब शिवसेना भाजपा को खुद से ज्यादा सीटें देगी। इससे पहले शिवसेना ने 2 दशक तक BMC पर राज किया था। शिवसेना को मेयर और भाजपा को डिप्टी मेयर का पद मिलता था। 2014 के परिणाम ने शिवसेना को यह आभास करा दिया था
कि भाजपा अगर ज्यादा सीटों पर लड़ती है तो उसके जीतने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। ऐसे में चुनाव के बाद भाजपा मेयर पद के लिए दावा ठोक सकती है। हालांकि भाजपा ने इस चुनाव में शिवसेना से सिर्फ 2 ही सीटें कम जीती, लेकिन शिवसेना को अपना समर्थन दे दिया, इसलिए भी कि शिवसेना के समर्थन से उन्हें राज्य में सरकार चलानी थी। इन सारी घटनाओं को शिवसेना अपने आने वाले वक्त के लिए खतरे के रूप में देख रही थी। शिवसेना को एक और चीज से बहुत ज्यादा नाराजगी थी और वो थी केंद्र में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व ना मिलना। केंद्र में भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी शिवसेना हुआ करती थी। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर दोनों बराबर लड़ते थे और बड़ी संख्या में शिवसेना के भी उम्मीदवार दिल्ली पहुंचते थे, मगर उन्हें मंत्रालय में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व की शिकायत हमेशा रहती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से ही शिवसेना को हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय मिला करता था। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब भी शिवसेना को यही मंत्रालय मिला। एनडीए में दूसरी बड़ी पार्टी होने के नाते शिवसेना को बड़े मंत्री पद की उम्मीद रहती थी। कैबिनेट में संख्या बढ़ाने के साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि उनके कुछ नेता राज्यपाल भी बनाए जाएं, मगर हर बार उन्हें छोटे मंत्रालयों से ही संतोष करना पड़ता था। घटनाओं की इस पूरी सीरीज में आरे फॉरेस्ट विवाद को भी एक कारण के रूप में देखा जा सकता है। 2019 विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक 2 सप्ताह पहले घटना है मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मुंबई का फेफड़ा कहा जाने वाले आरे फॉरेस्ट में पेड़ों की कटाई की। एक तरफ ये मेट्रो प्रोजेक्ट देवेंद्र फडणवीस का ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे एनवायरमेंटलिस्ट की चिंता का समर्थन करते हुए पहली बार किसी मास मूवमेंट का हिस्सा बन रहे थे। जब पेड़ों की कटाई शुरू हुई तो बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स, सिविल सोसाइटी और शिवसेना के लोग मौके पर प्रदर्शन के लिए जुट गए। घटनास्थल पर कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया, हालांकि वो पेड़ों को कटने से नहीं बचा पाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब तक इस पर अपना स्टे ऑर्डर दिया तब तक 2200 पेड़ काटे जा चुके थे। चूंकि आदित्य ठाकरे पहली बार किसी मास मूवमेंट का हिस्सा बन रहे थे, तो ये घटना उनके लिए व्यक्तिगत हार की तरह थी। जाहिर सी बात है, उद्धव ठाकरे और पार्टी के लिए भी ये वैसा ही रहा होगा। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भाजपा के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे उद्धव ठाकरे का विश्वास प्राप्त हो, इसलिए क्राइसिस की इस सिचुएशन में समझौते के रास्ते लगभग बंद हो चुके थे। पूर्व में ये जिम्मेदारी प्रमोद महाजन की हुआ करती थी। बाल ठाकरे से उनके रिश्ते राजनीति से भी ऊपर थे, इसलिए भाजपा और शिवसेना के बीच जब भी कोई तनातनी हुई तो प्रमोद महाजन इस गठबंधन के सेवियर साबित हुए। गठबंधन में ऐसे किसी मध्यस्थ के ना होने की वजह से ऐसी घटनाएं बार बार हुई, जिससे दोनों पार्टियों के बीच की दीवार बढ़ती चली गई। फिर एक वक्त वो भी आया जब दोनों दलों का एक साथ रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं रहा। अब लौटते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ड्रामे पर। 2019 का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? भाजपा शिवसेना के अलग होने के बाद यह बिल्कुल साफ हो गया था कि कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से अब उद्धव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर इस बातचीत को फाइनल करने के लिए तीनों पार्टियों को थोड़ा और वक्त चाहिए था। ऐसे में शरद पवार के नेतृत्व में तीनों पार्टियों के प्रतिनिधि राज्यपाल कोश्यारी से मिले। शरद पवार ने राज्यपाल को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस थोड़े वक्त बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कोश्यारी ने इसके बाद 22 नवंबर 2019 को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। मगर इसके बाद जो घटित होने वाला था वो भारतीय राजनीति के इतिहास का शायद सबसे बड़ा ड्रामा होने वाला था। 22 नवंबर की रात तक एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच सभी चीजों पर सहमति बन गई। 23 नवंबर की सुबह हर अखबार की लीडिंग खबर उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने पर थी। लेकिन दूसरी तरफ टीवी कुछ और ही कह रहा था। अखबार में छपा था कि उद्धव मुख्यमंत्री बनेंगे और टीवी न्यूज दिखा रही थी कि सुबह 7 बजे ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अजीत पवार ने देर रात फडणवीस से मुलाकात कर उन्हें 54 एनसीपी विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा, जिस पर उन सभी विधायकों के सिग्नेचर भी थे। देर रात से सुबह तक राष्ट्रपति शासन भी हट गया और शपथ ग्रहण भी हो गया। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने। इस पूरी घटना ने राज्यपाल के दायित्व पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। भाजपा इससे पहले कह चुकी थी कि वो सरकार नहीं बनाएंगे।
वहीं शरद पवार ने राज्यपाल से मिलकर जल्द ही सरकार बनाने की बात कही थी, लेकिन एक रात में ही बिना किसी को जानकारी दिए राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। तीनों पार्टियां इस पर मुखर रहीं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, जहां सुनवाइयों के दौरान पता चला कि अजीत पवार को 54 विधायकों का समर्थन हासिल ही नहीं था, क्योंकि 50 विधायक तब शरद पवार के साथ थे। अजीत पवार पर यह भी आरोप लगे कि उन सभी विधायकों के सिग्नेचर किसी पार्टी मीटिंग के दौरान लिए गए थे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने फडणवीस को समर्थन देने के लिए किया था। माझ्याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या निवडणुकीत झालेल्या सदस्यांचं मतदारसंघाचं नाव, त्यांचं संपूर्ण नाव आणि त्यांचे सही अशा याद्या आहेत। यातल्या याद्यापैकी 2 याद्या विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेता म्हणून अजित पवार यांनी कार्यालयातून घेतल्या आणि आमचा अंदाज आहे, याची माहिती नाही, कदाचित कौजिंगने घेऊन ते राज्यपालांना सादर केलं असल्याची शक्यता आहे आणि त्याच्या आधारावर राज्यपालांनी आता 11 झाला असं समजून शपथ दिली असावी। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में ये तय हो चुका था कि भाजपा के लिए अब फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर पाना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि प्रोटेम स्पीकर 27 नवंबर शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट करा लें, जिससे कि पता चले कि फडणवीस के पास बहुमत है या नहीं। फडणवीस के लिए अब सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि उन्हें फ्लोर टेस्ट में शामिल होना है या नहीं, क्योंकि अगर भाजपा बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो ये भाजपा के लिए शर्मिंदगी की बात होती। उधर अजीत पवार ने ये कहते हुए कि उनकी उम्मीदों के मुताबिक चीजें नहीं हो रही हैं, इस्तीफा दे दिया। अजीत पवार के इस्तीफे से ये भी स्पष्ट हो गया कि अब फडणवीस के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा है, जिसके बाद फडणवीस ने भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस खबर के साथ ही शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तीनों पार्टियां सरकार बनाने के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास पहुंची, जिसके बाद भगत सिंह कोश्यारी ने 28 नवंबर की शाम को 6:40 पर उद्धव ठाकरे का शपथ ग्रहण समारोह रखा। साथ ही निर्देश दिया कि उन्हें 7 दिनों के अंदर विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। चूंकि उद्धव ठाकरे राज्य के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चयनित होना अनिवार्य था। लेकिन यह बहुत छोटी बात थी। खैर, 28 नवंबर को 70,000 लोगों की क्षमता वाला मुंबई का शिवाजी पार्क खचाखच भरा हुआ था। बड़ी संख्या में लोग इस पार्क के बाहर भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने शिवाजी की मूर्ति के पैर छुए और उसके बाद संविधान की शपथ ली। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना भी महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि वो ना तो कभी चुनाव लड़ेंगे और ना ही कभी मुख्यमंत्री बनेंगे। उद्धव भी अब तक अपने पिता के रास्ते पर ही चल रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया था। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी था। कैसे शिवसेना टूटी, फिर कैसे उद्धव की कुर्सी गई, और क्यों चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को असली शिवसेना मानने तक से इनकार कर दिया, इसे जानेंगे किस्सा के अगले पार्ट में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।